स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, यूरोपीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है जो एक सामंजस्यपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। 2. यूरो ब्लॉक के सभी सदस्यों की आधिकारिक मुद्रा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोपीय संघ 27 देशों का एक समूह है जो एक सामंजस्यपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। अतः कथन 1 सही है। इनमें से 19 देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। 8 यूरोपीय संघ के सदस्य बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। अदन की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर यमन और अफ्रीका में सोमालिया के बीच स्थित है। 2. यह बाब अल मांडेब जलसमृद्धि के माध्यम से लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अदन की खाड़ी हिंद महासागर की एक शाखा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट पर यमन और अफ्रीका में सोमालिया के बीच स्थित है। अतः कथन 1 सही है। यह दक्षिण में सोमालिया और सुकात्रा द्वीप समूह से, उत्तर में यमन से, पूर्व में अरब सागर से तथा पश्चिम में जिबूती से घिरा है। खाड़ी लगभग 900 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी फारस की खाड़ी के तेल के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह खाड़ी बाब अल मंडेब जलसमृद्धि के माध्यम से लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। अतः कथन 2 सही है। यह यूरोप और सुदूर पूर्व के बीच एक आवश्यक तेल परिवहन मार्ग बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई हिंद महासागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। 2. सागर हिंद महासागर में भारतीय तथा श्रीलंकाई नौसेनाओं के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू की है। अतः कथन 1 सही है। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की सामरिक दृष्टि है। अतः कथन 2 सही नहीं है। सागर के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग को गहन करना चाहता है एवं उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है। अगला प्रश्न है, भारत में दूरसंचार उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का दूरसंचार उद्योग विश्व का चौथा सबसे बड़ा उद्योग है। 2. यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह के मामले में चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है। 3. भारत की कुल टेली घनत्व 100% है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में टेलीकॉम सेक्टर की स्थिति। भारत में दूरसंचार उद्योग अगस्त 2023 तक 1.179 बिलियन के उपयोगकर्ता आधार के साथ विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह FDI अंतर्वाह के मामले में चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कुल FDI अंतर्वाह में 6% का योगदान देता है। अतः कथन 2 सही है। भारत में कुल टेली घनत्व 84.69% है। टेली घनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या को दर्शाता है तथा दूरसंचार तक पहुंच का एक प्रमुख संकेतक है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सोशल स्टॉक एक्सचेंज लाभांश भुगतान करने वाली कंपनियां हैं जो किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए बनाई और डिजाइन की गई हैं। 2. यह बाजार नियामक भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड सेबी के तहत कार्य करता है। 3. यह जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड ZC/ZP के माध्यम से धन जुटाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2,
बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सोशल स्टॉक एक्सचेंज केंद्रीय बजट वर्ष 2019-20 में पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य सामाजिक उद्यम, स्वैच्छिक तथा कल्याणकारी संगठनों को सूचीबद्ध कर एक मंच प्रदान करना था, जिसकी सहायता से वे पूंजी जुटा सके। सामाजिक उद्यम से आशय ऐसे उद्यम से है जिसकी प्रकृति हानि रहित है और यह लाभांश का भुगतान नहीं करता है तथा जिसकी स्थापना सामाजिक मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से की गई है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के तहत कार्य करता है। अतः कथन 2 सही है। इस पहल का उद्देश्य उन सामाजिक एवं स्वैच्छिक संगठनों की मदद करना है जो इक्विटी अथवा ऋण अथवा म्यूचुअल फंड की एक इकाई के रूप में पूंजी जुटाने के लिए सामाजिक उद्देश्यों से कार्य करते हैं। यह विदेशी सहायता से भारत की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करते हुए सामाजिक कल्याण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के नवीन तथा किफायती स्रोत प्रदान करता है। सेबी ने एसएसई पर पंजीकृत सामाजिक उद्यमों को जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड यानी ZCZP के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी थी। अतः कथन 3 सही है। ZCZP बॉन्ड ऋण प्रदान नहीं करते हैं तथा निवेशकों को बॉन्ड की परिपक्वता पर कोई पूंजी प्रदत्त नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. CCPI देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। 2. यह वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। 3. इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। CCPI देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति में पारदर्शिता बढ़ाता है तथा अलग अलग देशों के जलवायु संरक्षण प्रयासों एवं प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाता है। अतः कथन 1 सही है। यह वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। अतः कथन 2 सही है। इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया गया है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुंच की गारंटी देता है। 3. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किरण हेल्पलाइन शुरू की गई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्थन जुटाना है। अतः कथन 1 सही है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुंच की गारंटी देता है। अतः कथन 2 सही है। इसने आईपीसी की धारा 309 के उपयोग की गुंजाइश को काफी कम कर दिया है और आत्महत्या के प्रयास को केवल अपवाद के रूप में दंडनीय बना दिया है। किरण हेल्पलाइन वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद, आत्मघाती विचारों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन किरण शुरू की। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सामान्य रिपोर्टिंग मानकों CRS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह क्षेत्राधिकारों को अपने संस्थानों से प्राप्त वित्तीय जानकारी का वार्षिक रूप से आदान प्रदान करने का आदेश देता है। 2. विश्व बैंक का सूचना का स्वचालित आदान प्रदान भी CRS ढांचे का एक हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सामान्य रिपोर्टिंग मानक यानी CRS को G20 के अनुरोध के जवाब में स्थापित किया गया था और 15 जुलाई 2014 को OECD परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह क्षेत्राधिकारों को अपने संस्थानों से प्राप्त वित्तीय जानकारी का वार्षिक रूप से आदान प्रदान करने का आदेश देता है। अतः कथन 1 सही है। सेंट लूसिया कैरिबियाई में एक द्वीप देश के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए
सीमा विहीन कर निरीक्षक कार्यक्रम में भारत की भागीदारी कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। तकनीकी ज्ञान तथा कौशल को स्थानांतरित करके सेंट लूसिया के कर प्रशासन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेष रूप से सामान्य रिपोर्टिंग मानक ढांचे के तहत OECD के सूचना के स्वतः आदान प्रदान के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ई सिगरेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले उपकरण हैं जो ठोस पदार्थ को एरोसोल में गर्म करके संचालित होते हैं। 2. भारत में ई सिगरेट रखना कानून का उल्लंघन है। 3. ई सिगरेट में प्रत्यक्ष पदार्थ के रूप में निकोटीन की मात्रा नियमित सिगरेट की तुलना में कम होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सरकारों से ई सिगरेट को तंबाकू के समान मानने तथा इसके सभी स्वादों और फ्लेवर्स पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है, जिससे ई सिगरेट को धूम्रपान के विकल्पों के रूप में देखने वाली सिगरेट कंपनियों की खतरे की स्थिति में है। ई सिगरेट का परिचय। ई सिगरेट बैटरी चालित उपकरण है जो एक तरल को एरोसोल में गर्म करके संचालित होते हैं, जिसे उपयोगकर्ता श्वसन के माध्यम से अंदर खींचता है और बाहर छोड़ता है। ई सिगरेट तरल में आमतौर पर निकोटीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, फ्लेवर तथा अन्य रसायन शामिल होते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत में ई सिगरेट और इसी तरह के उपकरण को रखना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 का उल्लंघन है। अतः कथन 2 सही है। ई सिगरेट में निकोटीन का उपयोग प्रत्यक्ष पदार्थ के रूप में किया जाता है और इसकी मात्रा 36 mg/ml तक होती है। हालांकि रेगुलेटर सिगरेट में भी निकोटीन होता है, लेकिन यह 1.2 से 1.4 mg/ml के बीच होता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR तंत्र अपशिष्ट प्रबंधन के वित्तीय बोझ को उत्पादक से सरकार पर स्थानांतरित कर देता है। 2. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत आमतौर पर स्वीकृत प्रथा है जिसके तहत जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें मानव स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR तंत्र अपशिष्ट प्रबंधन में एक नीतिगत दृष्टिकोण है जो उत्पादकों को उनके संग्रह, पुनर्चक्रण और निपटान सहित उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए जिम्मेदार बनाता है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन के वित्तीय और भौतिक बोझ को सरकारों तथा करदाताओं से उत्पादकों पर स्थानांतरित करके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत आमतौर पर स्वीकृत प्रथा है जिसके तहत जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें मानव स्वास्थ्य अथवा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिए। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राम मूर्ति समिति निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ए. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, बी. आंदोलन की स्वतंत्रता का अधिकार, सी. शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी. शिक्षा का अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।